देश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 1455 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 1338 है। अब तक कुल मिलाकर के जो लोग संक्रमण के पश्चात उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, उनकी संख्या बढ़कर के 4,84,692 हो चुकी है। और इस प्रकार प्रदेश में रिकवरी का प्रतिशत अब 94.24% है, 94.24%। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या प्रदेश में 22,166 है। जब हमारा पीक आया था 17 सितंबर को, तब हमारे 68,235 एक्टिव केसेस थे। इसके बाद केसेस प्रदेश में घटने शुरू हुए और निरंतर 3 नवंबर तक केसेस हमारे घटते रहे। 3 नवंबर को केसेस हमारे एक्टिव केसेस घट करके 22,538 हो गए। उसके बाद से केसेस बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, एक तरह से एक प्लेटो आया हुआ है और 22,000 से 23,000 के लेवल के बीच में ये हमारा इस समय एक्टिव केसेस की संख्या चल रही है। पास के प्रांत में दिल्ली में आप जानते हैं कि इस समय एक नई वेव आई हुई है, जो कि उनके जो पिछले वेव्स थे उससे ज्यादा बड़ी है। तो इसलिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है कि प्रदेशवासी इस समय अत्यंत सतर्क रहें। अब पर्व त्योहारों का भी लगभग समय समाप्त हो चला है। भाई दूज, दिवाली इत्यादि संपन्न हो गया। अब आगे छठ पूजा है, जिसमें भी लोग बाग अपने घर के दायरे में ही इसको पूजन को करें, ताकि किसी प्रकार की भीड़ भाड़ नहीं हो। इस समय यह बहुत आवश्यक है कि हम जो प्रदेश में संक्रमण का स्तर है उसको हम और नीचे ले जाएं और किसी भी प्रकार का अगला वेव न आने दें। जो कुल हमारे 22,166 केसेस हैं एक्टिव इस समय, इनमें से 9,775 होम आइसोलेशन में हैं, 2,292 निजी चिकित्सालयों में भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं और बाकी के मरीज सरकारी व्यवस्था L1, L2, L3 के अंतर्गत है, वहां वो इलाज करवा रहे हैं। त्योहारों के कारण से सैंपलिंग पर थोड़ा सा असर पड़ा और हमारी सैंपलिंग की संख्या कल कम रही है, किंतु अब फिर से जिलों को निर्देशित कर दिया गया है कि सैंपल की संख्या लक्ष्य के अनुसार होनी चाहिए और 1.5 लाख से ऊपर होनी चाहिए। कल प्रदेश में 87,478 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक प्रदेश में 1,72,10,174 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। संक्रमित लोगों में से अभी तक कुल 7,412 लोगों की मृत्यु हुई है और CFR प्रदेश का 1.44% पर स्थिर है। ई संजीवनी पोर्टल पर कल 860 लोगों ने टेली कंसल्टेशन किया और प्रदेश में अब तक 2,11,115 लोग ई संजीवनी पोर्टल पर टेली कंसल्टेशन कर चुके हैं। आप भी अपने इंटरनेट वाले फोन के माध्यम से अथवा कंप्यूटर के माध्यम से घर बैठे डॉक्टरों की राय प्राप्त कर सकते हैं ई संजीवनी पोर्टल पर जाकर, और इसके लिए आपको घर से निकलकर अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं है। जब तक कि कोई आकस्मिकता न हो और आपको डॉक्टर से जाकर के खुद को भौतिक रूप से परीक्षण करवाना आवश्यक न हो, तब तक आप घर बैठे ही ई संजीवनी पोर्टल पर आप ये परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। प्रदेश में कुल मिलाकर के 65,408 कोविड हेल्प डेस्क स्थापित हैं और इनके माध्यम से अब तक 9,81,042 लक्षणात्मक व्यक्तियों की पहचान भी की जा चुकी है। सर्वेलेंस के कार्य के अंतर्गत 1,58,351 इलाकों में
अब तक 4,55,031 टीम दिवस के माध्यम से 2,88,69,802 घरों का सर्विलांस किया गया है टीमों के द्वारा, और इसमें रहने वाले लोगों की संख्या 14,14,57,743 है। जो लोग अभी तक संक्रमित हुए हैं प्रदेश में, अगर उनके हम एज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 0 से 20 आयु वर्ग के जो लोग संक्रमित हुए उनका प्रतिशत 13.61% है। 21 से 40 वर्ष के व्यक्तियों में 47.22% संक्रमण देखा गया। जो कुल संक्रमित हैं उनके में से 41 से 60 वर्ष के 29.2% रहे हैं, और 60 वर्ष से अधिक के 9.97% है। तो आप ये गौर कर रहे होंगे, शुरू में हमारा ये प्रतिशत 8% के आसपास हुआ करता था, और जो बुजुर्ग हैं हमारे उनका प्रतिशत बढ़ा है, बढ़कर के अब 10% के करीब पहुंच गया, 9.97%। और ये बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम अपने बुजुर्गों को बचाएं संक्रमण से। बुजुर्गों को, गर्भवती महिलाओं को, जो लोग पहले से किसी प्रकार की बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें हम बचाएं। और इसके लिए ये आवश्यक है कि हम वो सावधानियां बरतें जो आप सब लोग जानते हैं। अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार साफ करते रहना, अपने मुंह और नाक को मास्क से, रुमाल से, गमछे से, दुपट्टे से ढक कर रखना, और लोगों से 2 गज की दूरी बनाकर रखना। ये अगर सावधानियां आप बरतेंगे तो आप संक्रमण से बचे रहेंगे। लेकिन चूंकि सब कुछ खुल गया है और आपको कार्यालय भी जाना होता है, बाजार भी जाना होता है, अन्य जगहों में भी जाना होता है, अगर किसी प्रकार का संक्रमण आए, अगर आपके लक्षण आए, तो तत्काल अपनी जांच करवाइए। जांच की व्यवस्था और इलाज की व्यवस्था सरकार के द्वारा बिल्कुल निःशुल्क है, और अगर आप तत्काल जांच करवा लेंगे, अपने लक्षणों के आधार पर अपने संक्रमण की अगर आप पहचान करवा लेंगे, तो आपका सही समय से इलाज होगा और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। काम के दौरान मुझसे भी लापरवाही हुई, मैं भी संक्रमित हुआ, लेकिन जैसे ही मुझे बुखार आया और जैसे ही मुझे लक्षण महसूस हुए, तत्काल मैंने अपनी जांच करवाई, और जब जांच करवाया तो पता चला कि संक्रमण आ गया है। संक्रमण आते ही मैंने ये सोचा, हालांकि मेरे पास घर में सब व्यवस्था थी और अलग कमरा भी था, अलग शौचालय भी था, फिर भी मैंने ये समझा कि मुझे कुछ अगर पहले से कोई कोमॉर्बिडिटी है तो मुझे अस्पताल में तत्काल भर्ती हो जाना चाहिए। मैं तत्काल अस्पताल चला गया, डॉक्टरों की देखरेख में रहा, और वहां 7 दिन रहने के पश्चात डॉक्टरों ने मुझे कहा कि अब आप घर जाएं और घर जाकर स्वास्थ्य लाभ करें, अब आप बिल्कुल किसी प्रकार के आप में कोई अब दिक्कत नहीं होने वाली है। तो हमें अस्पताल जाने से घबराना नहीं है। अगर आप में पहले से कोई भी बीमारी है, अगर आप बुजुर्ग हैं, तो तत्काल अस्पताल जाएं और वहां डॉक्टरों की देखरेख में चिकित्सा करवाएं। आप बिल्कुल स्वस्थ होकर फिर घर चले आएंगे और अपने काम में फिर से लग जाएंगे। लेकिन जब आप संकोच करते हैं, जब अपने लक्षणों को छुपाते हैं, जब जांच करवाने में देर करते हैं, तो फिर जटिलताएं आती हैं। और इस संक्रमण में एक जो महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप जल्दी से अपनी जांच करवा के जल्दी से इलाज करवाते हैं तो आपको बाद में उसका कोई असर नहीं होता। लेकिन अगर आप इसमें विलंब करते हैं तो इस संक्रमण में, इस बीमारी में बाद में भी लोगों को कठिनाइयां आती हैं, और उसके लिए हमने अस्पतालों में व्यवस्था भी कर रखी है। पोस्ट कोविड सेंटर्स हैं जहां की जो लोग पहले से संक्रमित हुए हैं और संक्रमण विहीन अब हो चुके हैं, अगर उनको किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है तो अवश्य वहां जाएं और जाकर के अपनी समस्या को बताएं, अपनी जांच करवा लें। जब आप अस्पताल में होते हैं या जब आप होम आइसोलेशन में होते हैं तो आपको थोड़ी मानसिक उलझन भी होती है, इसलिए उस समय आपको अपने आप को व्यस्त रखना चाहिए, और व्यस्त रखिए, प्रसन्न रहिए, अच्छा भोजन करिए, खूब आराम करिए, जल्दी से जल्दी स्वस्थ होंगे। तो आप सबों से अनुरोध है कि जब तक
कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं आई, जब तक कोई निश्चित एक इलाज नहीं है, सावधानी बरत करके, सतर्कता बरत के अपने आप को इस संक्रमण से बचाए रखिए, यही सबसे उपयुक्त है। और चूंकि बगल के प्रांत में उछाल आया हुआ है, इसलिए जरूरी है कि हम लोग इस समय प्रदेश में बहुत सावधानी बरतें और हम अपने सकारात्मकता की दर को नीचे ही रखें। हम और आप मिलकर के प्रदेश में संक्रमण को नियंत्रित रख सकते हैं। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जैसा हमारे साथी ने आपको बताया कि दिल्ली में संक्रमण बढ़ने से दिल्ली के आसपास के जनपदों में हमारे यहाँ भी थोड़ा उसका असर आ रहा है, इसलिए हमको उत्तर प्रदेश के नागरिकों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आपको उन्होंने सावधानियों के बारे में बताया। ये संक्रमण प्रदेश में बाकी जगह पे कम हुआ है, फिर से ना बढ़ने पाए, इसलिए ये विशेष सावधानियों के बारे में आपको इतना अधिक बताया जा रहा है। प्रदेश में संक्रमण कम होने से हॉटस्पॉट भी कम हुए हैं, कंटेनमेंट जोन भी कम हो गए हैं और प्रदेश में कोविड टेस्ट की संख्या वही रखी जा रही है जो पहले थी, उसको बढ़ाने की भी कोशिश की जा रही है ताकि अधिक से अधिक लोगों का टेस्ट हो सके। और ये केवल त्योहार की वजह से पिछले 2 दिन में टेस्ट कम हुआ है, लेकिन टेस्ट पुनः 1.5 लाख से ऊपर आ जाएंगे कल के आपके रिजल्ट में। प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को तेज करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। लगभग अब सभी औद्योगिक गतिविधियां पूर्णतः शुरू हो चुकी हैं। पुरानी इकाइयों को कार्यशील पूंजी की समस्या से निजात दिलाने के लिए बैंकों से समन्वय करके आत्मनिर्भर पैकेज में लगभग 4,37,000 इकाइयों को 10,850 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत कर वितरित किए गए हैं। इसी तरह से प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए नई एमएसएमई इकाइयों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। उसके लिए जहां एक और नई इकाइयां स्थापित करने के लिए एक नया एमएसएमई एक्ट लाया गया है, जिसके अंतर्गत केवल सीमित मात्रा में प्रपत्र दाखिल करने पर एमएसएमई इकाई के स्थापना का मार्ग खुल जाता है और 1000 दिन तक किसी प्रकार की और अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। इस एक्ट के आ जाने से नई इकाइयों में वृद्धि हो रही है और बैंकों द्वारा उनसे समन्वय करके ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। लगभग 6,30,000 अभी तक जो है इस वर्तमान वित्तीय वर्ष में 6,30,000 नई एमएसएमई इकाइयां प्रदेश में स्थापित हुई हैं, जिसके लिए बैंकों ने 18,348 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया है। इसी केवल इन्हीं एमएसएमईज के माध्यम से लगभग 25 लाख के से अधिक रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। इस प्रक्रिया को और तेजी से बढ़ाया जा रहा है और शीघ्र ही एक बहुत बड़ा ऑनलाइन लोन ऋण मेला भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें इस प्रकार के सभी प्रकरण जहां पर कि एमएसएमई बैंकों से सहायता लेने के लिए उन्होंने अनुरोध किया हुआ है, बैंक से समन्वय करके उन सभी को जो कि वायबल और बैंकेबल प्रोजेक्ट हैं उनको स्वीकृत करके ऋण वितरण कराया जाएगा और उनके माध्यम से प्रदेश में रोजगार के और अवसर पैदा किए जाएंगे। किसानों के से धान क्रय की प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अभी तक 121 लाख क्विंटल धान खरीदा जा चुका है, जो कि पिछले साल इसी समय खरीदे गए धान से लगभग दुगने से भी अधिक है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे स्वयं या अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से अपने जनपद में स्थित धान क्रय केंद्रों की निरंतर निरीक्षण करते रहें, समीक्षा करते रहें तथा ये सुनिश्चित कराएं कि किसानों को धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले, उनको अपनी फसल बेचने में कोई कठिनाई ना हो और उनके खाते में धनराशि तुरंत हस्तांतरित हो जाए। इसी के क्रम में लगभग 95,500 क्विंटल मक्का भी खरीदा गया है, जो कि पिछले साल से काफी अधिक है। प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियां तेजी से चल रही हैं। किसानों का धान और मक्का दोनों खरीदा जा रहा है। छठ का पर्व भी
आने वाला है, उसके लिए भी समस्त व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए गए हैं। विस्तृत जानकारी आपको समस्त विवरण के साथ उपलब्ध कराई जाएगी। धन्यवाद।